हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एक वृत्त की केंद्र कैसी होती है, उस वृत्त की परिधि क्या होती है, उस वृत्त के त्रिज्यखंड क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्पर्श रेखा क्या। आज के क्लास हम लोग का जो है, आज हम लोग को पढ़ना है प्रमेय 10.1 जो कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त बनाना है। एक हमने वृत्त को बना दिया। अब इस वृत्त का एक केंद्र है O। हमने एक स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा उसी को कहते हैं जो वृत्त को छूकर जाए। स्पर्श बिंदु को P माना, या स्पर्श रेखा X और ये Y। अब दिखाना है कि स्पर्श रेखा ये जो त्रिज्या होती है यह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंबवत होती है। सबसे पहले किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि आपने इस फिगर को कैसे बनाया, जैसे बनाया वैसे लिख देना है। तो सबसे पहले अगर वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे वृत्त। तो माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा XY तथा स्पर्श बिंदु P है। तो यहां लिखकर तब सिद्ध करने के नीचे लिखना है, सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब होगा XY पर। OP रेखा लंब होगा XY पर, यानी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले दिखाना है कि जो OP रेखा है इसको छोड़कर और कोई भी रेखा इस XY पर लंब नहीं हो सकती है, और इस P के अलावा कोई और बिंदु लेने पर स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, स्पर्श बिंदु नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने क्या किया कि इस XY पर इस P के अलावा एक बिंदु हमने Q ले लिया और Q को लेकर और O से उसको मिला दिया। जो भी चीज हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं, कुछ इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से कुछ ज्यादा लिखते हैं, और जो सत्य होता है उसको हम लोग रचना में लिखते हैं। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि XY पर P के अतिरिक्त Q बिंदु लिया और OQ को मिलाया। OQ को क्या किया? मिलाया। ठीक है, हमने लिख दिया। उत्पत्ति सिद्ध करना, रचना। अब लिखना है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, उसको कैसे हम लिखेंगे। वो सिद्ध करना है कि OP जो है वो XY पर लंब है, और ये भी सिद्ध करना है कि P बिंदु XY का स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, दिखाना है। और जो लंब रेखा होता है वह हमारी या किसी भी वस्तु के न्यूनतम ऊंचाई होता है। किसी भी वस्तु के न्यूनतम ऊंचाई उसका लंब कहलाता है। तो हमको यह भी दिखाना है कि वो से जितनी भी रेखा जाती है उसमें सबसे छोटा OP है। अगर सबसे छोटा और सबसे न्यूनतम ऊंचाई OP होगा तो वही हमारा लंब होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, चूंकि ये जो Q बिंदु है वृत्त के बाहर है, और इस Q बिंदु को अगर हम वृत्त के अंदर लेते हैं, तो जैसे हम लोग Q को अंदर लेंगे तो XY जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। अगर हम लोग Q बिंदु को वृत्त पर भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त है, ये हमारा XY रेखा है, XY है,
अगर यहां पर क्यू लेते हैं, सपोज दैट ये वो है, अगर जैसे हम लोग इसको क्यू पर यहां पे इसको ऐसे है ना, इसको इस तरह घुमाकर हम लाते हैं, अगर क्यू को लाते हैं ब्रीथ पर, तो ये जो ओ क्यू रेखा होगा कुछ पीछे चला जाएगा और ये एक्स वाई रेखा इस तरह के प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो ये क्यू बिंदु हमारे लिए स्पर्श बिंदु नहीं होगा और जो ओ क्यू रेखा है वो ओपी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके परिधि के कहीं की भी दूरी समान होती है। लेकिन जैसे हम क्यू को वृत्त पर लाते हैं तो ये वो बिंदु था वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि ओ क्यू तो ये ना है, लेकिन इसको जब एडजस्ट करके हम पीछे इस तरह करके वृत्त पर लाएंगे तो और पीछे जाएगा। यानी कि ओ क्यू जो रेखा बनेगा, जो ओ क्यू का भाग बनेगा, वो ओ क्यू इस ओपी से बड़ा है, क्योंकि ये वृत्त के बाहर है। जैसे इसको वृत्त के अंदर लाएंगे वैसे यह एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, बल्कि यह स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि क्यू बिंदु को वृत्त के अंदर लाने पर, अंदर लाया जाए तो एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और हम लोग को तो स्पर्श रेखा दिखाना है, बल्कि अब तो रेखा जैसे क्यू को अंदर लाते हैं तो हमारा जो क्यू बिंदु जैसे वृत्त के अंदर आता है, जब वृत्त पर जाता है तो एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। अर्थात एक्स वाई स्पर्श रेखा नहीं होगी, स्पर्श रेखा क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्यू तो वृत्त के बाहर है, जैसे उसको अंदर ला रहे हैं वैसे हमारा ये एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है और क्यू को जब हम वृत्त के अंदर लाएंगे, जब वृत्त पर लाएंगे तो ओपी से ओ क्यू बड़ा हो जाता है, बड़ा है तभी जाकर इसको वृत्त के अंदर लाया जाता है, जब वृत्त पर लाया जाता है तो एक्स वाई रेखा को प्रतिच्छेदी कर देता है। यहां लिखेंगे इसलिए ओपी जो रेखा है वो छोटा है ओ क्यू से, यानी कि ओपी जो है वो ओ क्यू से छोटा है। अगर ओपी बड़ा होता ओ क्यू से, या तो ये ओपी से छोटा अगर ओ क्यू होता, अगर इसको वृत्त के हम अंदर लाते, इसको वृत्त के कहां लाते, अंदर लाते, तो वृत्त के अंदर जैसे आता तो ऑलरेडी ये पहले से प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता, क्योंकि ये बाहर है और जो बाहर रेखा होती है वो बाहर बिंदु है, जैसे इसको अंदर लाएंगे वैसे यह एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी और जब अंदर इसको लाएंगे तो ओ क्यू रेखा और पीछे चली जाएगी। जब पीछे जाएगी तो ओपी तो हमारा फिक्स है कि त्रिज्या है और त्रिज्या कहीं की भी दूरी समान होती है। जैसे ओ क्यू को हम त्रिज्या के जैसे मानेंगे तो ओ क्यू में ओ का और भाग पीछे चला जाएगा, यानी ओपी जो है वो ओ क्यू से क्या ये छोटा है। जब ओपी ओ क्यू से छोटा है, अब लिखेंगे इस प्रकार P के अतिरिक्त एक्स वाई पर कोई भी बिंदु लेने पर ओपी से बड़ा होगा, अर्थात सबसे छोटा स्पर्श बिंदु P पर OP है और जो सबसे छोटा होता है वही लंब होता है, इसलिए OP ही लंब होगा XY पर। इसी को हमको प्रूव करना था। नीचे नहीं दिख रहा है ना? अच्छा दिख रहा है, चलिए देखिए। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। वृत्त के एक वो केंद्र है, ये हमारा एक्स वाई रेखा है जो हमने बनाया उसको उत्पत्ति में लिखना है, रचना उसके बाद सिद्ध करना है कि ओपी जो रेखा है वो एक्स वाई पर लंब है। अब इसमें रचना करना है कि एक्स वाई पर इस पी के अतिरिक्त एक और बिंदु हम लोग को क्यू लेना है और क्यू से ओ को मिला देना है। अब मिलाने के बाद हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है कि ओ क्यू जो रेखा है ओपी से बड़ा है। इसके अलावा कोई भी पी के बिंदु से के अलावा कोई और बिंदु लेते हैं तो ओपी से वो बड़ा हो जाता है, नहीं सबसे छोटा हमको ओपी दिखाना है। इसके लिए हम पी को जैसे वृत्त के अंदर लेते हैं या वृत्त पर लेते हैं वैसे एक्स वाई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। जब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है तो क्यू बिंदु हमारे लिए स्पर्श बिंदु नहीं कहलाएगा, अर्थात केवल ही केवल स्पर्श बिंदु मेरा पी है और पी से जाने वाली रेखा ओपी है, पी से जाने वाली रेखा ओपी है। और ये जो वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु दिख रहे हैं ये सभी बिंदु से ओ से मिलाने वाली रेखाखंड इस ओपी से बड़ा है, अर्थात सबसे छोटा भी रेखा कौन है जी, ओपी है। तो जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वही किसी वस्तु की सीधी ऊंचाई होता है और जो सीधी ऊंचाई होता है वही लंब होता है, अर्थात ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या है, लंब है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ाते हैं 10.2 परी में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय 10.2, प्रमेय 10.2, ध्यान देंगे सभी लोग। प्रमेय 10.2 यह कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। ये प्रमेय 10.2 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। यानी कि एक जब हम लोग वृत्त खींचते हैं तो इस वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वृत्त के बाहर बिंदु से एक वृत्त पर मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं ए, यहां पर मानते हैं बी, 2 स्पर्श रेखा हुआ, एक हुआ एपी तो दूसरा हुआ बीपी। अब हमको प्रूव करना है कि जितना बड़ा एपी है उतना ही बड़ा बीपी है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी परिमेय को सिद्ध करने के लिए, थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में लिखेंगे कि माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है और स्पर्श रेखा AP तथा BP है। तो ये जो हम उत्पत्ति लिख रहे हैं इस उत्पत्ति को कहां से लिखते हैं, तो जो प्रश्न दिया कर बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो सबसे पहले वृत्त बनाइए। तो हमने वृत्त किसको माना, ओ केंद्र वाला। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है और स्पर्श रेखा AP तथा BP है। इतना ही क्वेश्चन में दिया था। अब हमको सिद्ध करना है कि AP जितना बड़ा है उतना ही बड़ा BP है, जितना बड़ा AP उतना ही बड़ा कौन है जी, BP है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, ये दोनों स्पर्श रेखा को बराबर दिखाने के लिए हम लोग O से क्या करेंगे कि A को मिलाएंगे, फिर O से B को मिलाएंगे, फिर O से P को मिलाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि
ये दो त्रिभुजों में बट गया, यानी कि रचना करेंगे और रचना में लिखेंगे ओ से ए बी तथा पी को मिलाया, ए बी तथा पी को क्या किया, मिलाया। यानी ओ से हम लोग ए को मिला दिए, ओ से बी को मिला दिए, ओ से पी को मिला दिए। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है वो देखना है कि कौन कौन से त्रिभुज में है। तो ये दो त्रिभुज में है, एक है एपी में है और एक बीपी में है, एक एपी में है और एक बीपी में है। तो एपी वाले त्रिभुज को अलग सर्वांगसम, बीपी वाले को, दोनों को सर्वांगसम दिखाओ और दोनों को सीपी-सीडी से, जो कि 9th क्लास में पढ़ना था, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होती है, उसी से दोनों को बराबर दिखा देंगे। यानी कि देंगे दो त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ, बीपीओ दोनों में लेते हैं। अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो सर्वांगसम का रूल होता है कि सभी संगत भाग आपस में बराबर होती है, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में सबसे पहले सर्वांगसम के लिए दोनों कोण 90-90 है, तो इसमें का 90 के लिए लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ओ बी पी। कोई पूछेगा क्यों बराबर है, तो 90 डिग्री है। क्योंकि ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं परिमेय 10.1, उसमें कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण समकोण होती है, चाहे लंबवत होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज का जो ये समकोण त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के कर्ण जो ओपी है, इस समकोण त्रिभुज के कर्ण ओपी के बराबर है। यानी कि लिखेंगे ओपी, सॉरी भुजा, ओपी बराबर ओपी, दोनों के भुजा बराबर है, भुजा है, सॉरी कॉमन ओवेनिस्ट। ए ओ पी या ए पी ओ बी पी ओ, ये दोनों त्रिभुज में ओपी पहले वाले त्रिभुज में भी है और ओपी दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। अगर दोनों त्रिभुज में ओपी ओपी कॉमन है तो लिख देंगे कि ओवेनिस्ट है, दोनों में ओपी ओपी बराबर है। और इस त्रिभुज के भी कर्ण ओपी है, इस त्रिभुज का भी कर्ण ओपी है। उसके बाद इस त्रिभुज की त्रिज्या ओए और इस त्रिभुज की भी त्रिज्या ओबी, और किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसमें जितनी भी त्रिज्या हो वो सभी बराबर होती है। तो इसमें का ओए त्रिज्या है, इसमें का ओबी त्रिज्या है, दोनों तो एक ही वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है वो सभी बराबर होती है। अब देखते हैं कि दोनों त्रिभुज समकोण है तो 90-90 बराबर है, दोनों त्रिभुज के कर्ण ओपी है तो ओपी ओपी बराबर है, और दोनों त्रिभुज में दोनों त्रिज्या बराबर है तो जिसके एक भुजा इसके एक भुजा के बराबर है, और दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एपीओ सर्वांगसम त्रिभुज, बीपीओ और इसको कहते हैं आरएचएस। क्या कहते हैं? आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा। यानी पहले त्रिभुज का समकोण दूसरे के समकोण के बराबर, पहले के कर्ण दूसरे के कर्ण के बराबर, पहले की एक भुजा दूसरे के एक भुजा के बराबर है। ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसकी सभी भुजा इसके सभी संगत भुजा के बराबर होगा, अर्थात इसमें का एपी इसमें के बीपी के बराबर होगा। इसी घटना को सीपी-सीटी कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होती है, और यही हम लोग को प्रूव करना था, एपी बराबर बीपी। ठीक है, इसमें का 90, इसमें 90 बराबर, इसमें के सामने का भुजा ओपी, इसमें के भी सामने के भुजा ओपी, कर्ण भी दोनों के बराबर, इसका एक भुजा ओए, इसका भी एक भुजा ओबी, ये दोनों त्रिज्या है तो आपस में बराबर होगा ही, अर्थात दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया आरएचएस से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है,
अर्थात इसमें के एपी भुजा इसमें के बीपी के क्या होगा, बराबर होगा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बीएम है, इंपॉर्टेंट है।